सर आज ऑफलाइन में बच्चे गए। नहीं नहीं, आज ऑफलाइन में कोई बच्चे नहीं आए। तीनों तीनों क्लास खाली ही रहा आज। तो लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने ट्रांसफेरेंस के कंडीशन तक स्टडी कर लिया था। यही था ना? देखिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हाँ हूँ, सर। आप लोग बताइएगा कहाँ तक हुआ था, कहाँ तक नहीं हुआ था। ये रहा स्क्रीन। दिख रहा ना भाई? ये कर लिए थे ना अपन? ये कंडीशन हो गया था ना, कंडीशन फॉर ट्रांसफेरेंस। एक बार कंफर्म करना। हेलो अरिजीत, मेरा वॉइस क्लियर है भाई? एक बार हाँ कंफर्म सर कर। क्लियर है। ओके। तो ट्रांसपेरेंस आज के कंडीशन तक किए थे। ओके, तो आज की क्लास में ना हमें कुछ क्वेश्चन ट्राई करना है। पहला क्वेश्चन है मेंस 25 का, है ना? तो आपको ये बताना है, कुछ कंपाउंड्स गिवन है और इनमें आपसे ये पूछा है कि द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक मेटल कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग इज। एक सेकंड, कोई वेटिंग रूम में है। हेलो। हाँ हाँ, 1:10 से क्लास था ना। ठीक ठीक। तो ये मेंस 25 का क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करिए। आप लोग को दिख रहा है ना भाई स्क्रीन? ऑनलाइन बच्चे मेरा वॉइस क्लियर, एक बार कंफर्म करिएगा। हाँ सर। ओके। आप लोग ये ट्राई करिए, मेंस 25 का क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक मेटल कॉम्प्लेक्स species among the following is with having same number of unpaired electron। आपको पैरामैग्नेटिक भी सर्च करना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए। ट्राई करिए, आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का? आंसर क्या आप लोगों का आंसर आ गया है? अरिजीत हो जाए तो फिर एक बार आंसर बताना क्या आएगा।
डेंगू तो नहीं, ऐसे चेक करा था। हम्म, 6 कॉल करे क्या? चलिए क्लास में कॉल करिएगा कल। हेलो। सेम नंबर के साथ 4 आ रहा है। सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी निकालना है अपने को। कुछ ऐसा आंसर बताना है जो पैरामैग्नेटिक भी हो और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी रहे, है ना। पूरा क्वेश्चन जो है ना वो ये है, विद सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 आ रहा है। 2 आपका आंसर करेक्ट है देन, है ना। एक सेकंड कोई मीटिंग रूम में। आप लोग का भी आंसर आई थिंक यही आया होगा। यही था ना भाई। देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऑक्सीडेट आता है ना वो अमोनिया के जस्ट पहले आता था, है ना। यहाँ पे C2O4 है, ये NH3 है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काउंट करते हैं। तो ये C2O4 में ना बाकी सारे कंडीशन में अगर देखा जाए ना तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। अमोनिया कैसा लिगेंड था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। और कोबाल्ट +3 में इनका कॉन्फ़िगरेशन, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है ना। तो 27 में हम क्या बोलेंगे, 4s0 3d6 है। तो 3d6 में स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर लिगेंड कहीं पे दिखा तो पेयरिंग हो जाएगा, डेट मीन्स n का वैल्यू 0 है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ? पहले वाले केस में कोई कंफ्यूजन है, एक बार कंफर्म करिएगा। पहले वाले केस में कोई नहीं। कंफ्यूजन नहीं है ना। और अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ ना तो कोबाल्ट 27 है, कोबाल्ट पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा होगा आपको। तो +3 का मतलब ये 4s0, है ना, 3d6 होगा। ये 3d6 कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर अपन निकाले ना तो Mn पे +3 आ रहा है और क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड था। तो Mn में 4s2 3d5 होता है, तो 4s0 3d4 हो गया। तो 3d4 में अगर वीक फील्ड लिगेंड की अगर बात करें, है ना, तो वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होता, 4 के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना। ये है भाई SFL, ये रहा अपना WFL। नेक्स्ट MnCN6 - 3 की अगर बात करें तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +3, है ना। अब Mn+3 में फिर से ये D4 है और साथ में साइनाइड क्या दिख रहा होगा आपको, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिख रहा है ना। तो इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा ना अपने को +3 वाले में वो 3d4 ही है। पर D4 में भी पेयरिंग हो जाएंगे, है ना। मेरा वॉइस क्लियर है? तो एक पेयरिंग हो रहा है तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, है ना। D4 का कॉन्फ़िगरेशन हमारा कैसे दिखने वाला, कुछ ऐसा दिखने वाला, 1 2 3 4, है ना। ये 1 1 1 3 आया था, फोर्थ में पेयरिंग होगा तो n का वैल्यू 2 है। वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं होता है, 4 के 4 क्या रहेंगे, अनपेयर्ड रहेंगे। सबको समझ में आ रहा है ना भाई? हेलो। ऑनलाइन बच्चे इसमें कोई कंफ्यूजन है? कोबाल्ट का सर फिर से +3 आया और ये वीक फील्ड लिगेंड है ना। तो वीक फील्ड लिगेंड और +3 वाला फंडा, तो इसमें n का वैल्यू क्या आएगा, 4 आ जाएगा ना। D6 3d6 यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा होगा। तो D6 को हम कैसे अरेंज करेंगे, 1 2 3, है ना, 4 5 6 ऐसा हो जाएगा।
देन Fe(CN6) की अगर बात करें तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको प्लस का 3 दिख रहा होगा, है ना। +3 की अगर बात करें तो 4s2 3d6 होता है, 4s0 3d5 हो जाएगा। एंड साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो 5 वाले में n का वैल्यू 1 आ रहा होगा, ये है 3d5। FeF6 की बात करें तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 3 है। एंड फ्लोरीन इज वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड में D5 कॉन्फ़िगरेशन में 5 के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, ये 3d5 है। एंड COOH3 की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीलेट पे चार्ज -2 होता है, ये -6 था, इस पे चार्ज आएगा +3, है ना। और +3 में कोबाल्ट का 3d6 दिख रहा होगा, 3d6 में ऑक्सीलेट को हम SFL की तरह काउंट करते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो ये भी n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? इस पॉइंट में कहीं पे किन्हीं का कोई कंफ्यूजन? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा था पैरामैग्नेटिक होना चाहिए और सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पैरामैग्नेटिक कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन चेक करिए। हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है? पहला डाया है, दूसरा पैरा है, तीसरा भी पैरा दिख रहा होगा आपको, चौथे में पैरा दिख रहा होगा, पांचवे में D5 में भी पैरा दिख रहा होगा, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और D5 है, तो 1 2 3 4 5 एन का वैल्यू 1 आया होगा। नेक्स्ट वाले में क्या दिख रहा है अपने को? 3d5 में वीक फील्ड लिगेंड 5 हो गए, एन का वैल्यू, और लास्ट में डाया है, एन का वैल्यू 0 दिख रहा होगा, तो 3d6 दिख रहा होता। तो हमें ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक मेटल कॉम्प्लेक्स स्पीसीज विद सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मेरा वॉइस क्लियर है ना? सर इसमें कुछ कंफ्यूजन है आप लोगों का? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, वो सेम दिख रहा होगा, बाकी सब नहीं है। नेक्स्ट मीन्स 25 का एक और क्वेश्चन पूछा गया, the number of unpaired electron responsible for the paramagnetic nature of the following complexes species are respectively. आंसर, इनमें आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं क्या क्या होंगे। वन फाइव फोर वन 1541, ओके। 1541
4 1। अरिजीत तेरा भी यही है भाई। 1542 आ रहा है। 1542 आ रहा है। ओके। आंसर इज 1542। करेक्ट है आपका अरिजीत। जिनका 1541 वैसे आया था एक बार फिर से क्रॉस चेक करिए। लास्ट वाला तो पिछले वाले एग्जाम्पल पे किया हुआ है। चारों दिया हुआ है। मैं लास्ट ही दिखा। अरे नहीं, मतलब ऐसे ही किए। ये चारों दिया हुआ एग्जाम्पल में। मैं यही क्वेश्चन बोल रहा था ना कि सेम जो 10-12 क्वेश्चन है उन्हीं से रिपीट होता है ना। तो ये दोनों ही क्वेश्चन मीन्स 25 के हैं, बस लैंग्वेज जो है ना वो अलग अलग दिख रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन मीन्स 25 का ये पूछा गया, द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग विच इन्वॉल्व D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। करिए ट्राई। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आंसर टू। 2। APCN6 होल 3 माइनस वो वाला हो रहा है एक, और MnCN6 3 माइनस उसमें हो रहा है। ये दो सही है, आपका आंसर 2 होगा, है ना। किन्हीं बच्चे का कंफ्यूजन है थर्ड क्वेश्चन में, मीन्स 25 के थर्ड क्वेश्चन में। ऑनलाइन बच्चे आप लोगों में से किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है, एक बार कंफर्म करिए हाँ या ना। ऑनलाइन बच्चे नहीं सर। चलिए then आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपना स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग। अब स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग का जो लॉजिक है ना, हमें क्या करना है यहाँ पे समझिएगा कि अभी फिर से हमारे पास 6D ऑर्बिटल है, जैसा अपन ने ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग देखा था। तो ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है, मैं पहले लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, देन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो भाई यहाँ पे अपने पास 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल थे, 1 2 3 4 5। इनका एनर्जी अभी सब जगह सेम है। जैसे लिगेंड ने इनको अप्रोच किया होगा तो सिमेट्रिक फील्ड में भी लिगेंड थे, तो सब पे रिपल्सन सेम लगा होगा। देन ऑक्टाहेड्रल में हमने ये सीखा था कि ऑक्टाहेड्रल में ये वाला फंडा हो जाता है कि दो लिगेंड, दो ईजी ऊपर चले जाते थे, 3 T2G नीचे आ जाते थे, है ना। अब इसमें अगर मेरे को स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग अगर करवाना है, तो स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग का मतलब ये हुआ कि कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन ना किस एक्सिस के अलोंग होना चाहिए ये मैटर करेगा, लॉजिक समझिएगा। तो अपन ये बोलते हैं कि जब भी अगर मान लो कि लिगेंड कहीं पे आ रहा है ना, तो जेड एक्सिस जो था ना वो ज्यादा सिमेट्रिक था, एक ही एक्सिस के अलोंग है। एक्स और वाई है, इसके पास टोटल 4 ऑर्बिटल दिख रहे होंगे अपने को। तो सपोज मान लो कि लिगेंड जो है ना
वो इन चार स्क्वायर प्लेनर का मतलब मेरे को स्क्वायर के अलॉन्ग ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो ऑर्बिटल रखा हुआ है ना, उसकी तरफ लिगेंड का अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होगा। तो मोर रिपल्सन आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? जब डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले ऑर्बिटल आ जाए, है ना। डी जेड के अलॉन्ग रिपल्सन थोड़ा सा कम देखने को मिला है, क्योंकि हमें ये दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करना है। ऑक्टाहेड्रल में 6 बॉन्ड अपन बनाते थे, बट टेट्रा स्क्वायर प्लेनर में हमें क्या करना, 4 ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो इन्हीं के रेफरेंस में हम रिपल्सन की बात करेंगे, है ना। तो ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट होने में ना, हम क्या बोलेंगे कि जो एक्स वाई वाले प्लेनर एक्सिस थे ना, उनमें सबसे ज्यादा रिपल्सन लगा है। जो जेड वाले एक्सिस होंगे ना, जेड वाले पे रिपल्सन थोड़ा कम लगा है, क्योंकि जेड के अलॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। और ये जो टर्म है ना, इस टर्म को बोलते हैं अपन टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन। क्या बोलते हैं इसको? टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन। अब इनमें भी अगर बात की जाए कि भाई कहाँ पे रिपल्सन ज्यादा लगेगा, है ना, तो मैंने इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक किया है, ये 4 बॉन्ड फॉर्म हो रहे थे। तो फाइनल कंडीशन क्या दिखेगा? जब यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं दिखना चाहिए और टोटल 4 बॉन्ड कहाँ रहने चाहिए? मेटल और लिगेंड के मिड में। तो मेटल और लिगेंड के मिड जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है ना, वो एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही हो रहा होगा। तो जहां पे एक्स और वाई वाले प्लेन रहेंगे ना, वहां पे रिपल्सन सबसे ज्यादा, दैट मीन्स उस केस में स्प्लिटिंग का वैल्यू हाई रहा है। और जिस सेगमेंट में भी जेड दिख जाए ना, जेड के केस में रिपल्सन का वैल्यू क्या होगा? सबसे कम हो जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, या लिगेंड जब लोन पेयर अपना डोनेट कर रहा होगा, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन कहाँ लगा? ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्सिस था, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में ज्यादा लगा होगा। आफ्टर डेट डी एक्स वाई में थोड़ा सा लग रहा होगा। जेड के अलॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो डी जेड स्क्वायर का एनर्जी कम हो गया, है ना। और सबसे कम किसका हो जाएगा? डी एक्स जेड डी वाई जेड का। तो इस टाइप के स्प्लिटिंग के लिए ना हम टर्म क्या यूज करते हैं? स्क्वायर प्लेनर टर्म यूज करते हैं। तो जब भी अगर कहीं पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहे और स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग आ जाए, तो हम कैसे स्प्लिट करेंगे? सबसे ऊपर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर डी एक्स वाई, देन डी जेड स्क्वायर रहेंगे, और सबसे नीचे क्या मिलता है? डी एक्स वाई और डी वाई जेड मिलता है। तो 2 1 1 1 का कॉम्बिनेशन दिखता है। क्या दिखेगा? 2 1 1 1 का कॉम्बिनेशन। इस पॉइंट में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन? इस पॉइंट में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन? हम्म। एक बार नोट डाउन करिए, कुछ अगर कंफ्यूजन आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। एक बार कॉपी करिए, अगर कुछ कंफ्यूजन लगे तो आप मेरे से पूछ लेना। ये हो गया।
कॉपी हो गया भाई? सर नहीं। ओके ओके, एक बार हो जाए तो कंफर्म करिएगा आप लोग। ये भाई क्लियर है? हाँ तो क्लियर तो है। एक स्ट्रक्चर बनाना है, रुके। ओके ओके, कर लीजिए एक बार स्ट्रक्चर। सब बन गया। ओके, ये हो गया ना कॉपी सबका? ये सबका कॉपी हो गया ना? कंफर्म कर दीजिए एक बार। Yes, सर sir. 1 मिनट वेट कीजिए। ओके ओके ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। हो जाए ना तो एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा, है ना? सर हो गया। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग पे। तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग जो है ना, टेट्राहेड्रल के लिए मैंने क्यूब के अंदर ये टेट्राहेड्रल बनाया है, लॉजिक समझिएगा। इनिशियली वही कंडीशन है कि 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल ऑफ फ्री मेटल केटाइन है ना? नेक्स्ट टाइम में लिगेंड आएगा, लिगेंड ने क्या किया, सारे मेटल केटाइन पे सेम रिपल्सन फोर्स लगाया है ना? तो 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल ऑफ मेटल केटाइन इन सिमेट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे एक लॉजिक सीखना है कि हम जो एक्सियल यहाँ पे कंसीडर करते हैं ना, एक्सियल जो होता है वो फेस सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर कहीं पे कोई टेट्राहेड्रल अपन बनाते हैं तो विद इन अ क्यूब हमने एक टेट्राहेड्रल बनाया है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, सब है ना? बोल रहे ये आप स्ट्रक्चर बना के कराएंगे। ये वाला स्ट्रक्चर बना के कराऊं तो करा दूंगा, कोई हाँ दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए आपको कैसे ड्रॉ करना है इसमें दिक्कत हो रहा है ना? मतलब सोचने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक ठीक, मैं अभी कर दे रहा हूँ, देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक क्यूब बनाया है, ये बना, ठीक है, और ये बना लिया, ठीक। इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं अपन। ये यहाँ ज्वाइन हो गया, ये यहाँ पे ज्वाइन हो गया, ये क्यूब आपने ये क्यूब ड्रॉ कर लिए हो। अरिजीत, ये क्यूब ड्रॉ कर लिए ना? हाँ अब देखिए इसके सेंटर पे ना एक मेटल रख देना, और ये जो 3 फेस का सेंटर है ना, फेस के मिड से जो पास हो रहा है, इसको हमने लिया है एक्सियल ऑर्बिट और एक्सियल एक्सिस। ये इधर वाले का फेस, ये इधर वाले का फेस, और एक ये नीचे वाले का फेस ले लिया अपन, ठीक। कोई हाँ कंफ्यूजन? नहीं है ना नहीं है। कंफ्यूजन? नहीं। अब जो नॉन एक्सियल वाले थे ना, वो इन दोनों के मिड में कहीं पे रहते थे। तो इन दोनों का मिड जो होगा ना, वो ये सिर्फ एज थर्ड लेंथ पर। एक्सिस नीचे जा रहा है क्या, सामने की ओर आ रहा है?
नीचे फेस में जा रहा है। फेस जो है ना कोई भी ले सकते हो, सामने भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो। ठीक है, ठीक है ठीक है। भाई। हाँ सर। अब देखो इसका जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ना, एक्सियल ऑर्बिट जो है वो इसका, सॉरी नॉन एक्सियल जो है ना वो एज सेंटर है। ये वाला जो पार्ट है ना वो एज सेंटर वाले को रिप्रेजेंट करा हुआ है। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल जो है वो एज सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इधर भी एज सेंटर है, मतलब ये यहाँ से कहीं पास हो रहा होगा, ये इधर वाले एज से कहीं पे पास हो रहा होगा। ठीक है, कोई सर कंफ्यूजन? तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा? और तीनों एक्स वाई जेड तो भाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही होता है ना। हाँ सर, वो ठीक है। अब देखना इसमें जो लिगेंड अपन लेते हैं ना, तो एक पे रखना, दूसरे को छोड़ देना। जैसे एक पे रखा, दूसरा पे, दूसरा कॉर्नर छोड़ देना, तीसरे पे रहेगा। फिर इसको छोड़ देना, यहाँ पे रहेगा। ठीक है, फिर इसको छोड़ना है, हमें यहाँ पे रखना है। क्लियर है ये? क्लियर है भाई? हमने लिगेंड कहाँ पे रखा है? ये जो चार है ना, कहाँ से लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, एक कॉर्नर रखना है, अल्टरनेट कॉर्नर छोड़ देना है। ये रखा, ये छोड़ा, ये रखा, ये छोड़ा, ये रखा, ये छोड़ा, ये रखा, फिर ये छोड़ा हुआ है, ऐसा कंटिन्यू हो गया, है ना। अब हमें क्या करने हैं कि यहाँ से लिगेंड का ना लोन पेयर जो है वो मेटल केटाइन को आप दे रहे हो। ये वाला जो पार्ट था इसको मैं बना देता हूँ, ये एक्सीएल था, वेस्ट सेंटर इज एक्सीएल, वेस्ट सेंटर इज एक्सीएल, ये तीन एक्सीएल दिख रहे थे। एंड ये वाला जो तीन साइड है वो नॉन एक्सियल वाले प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये देखो ये नॉन एक्सियल है, ये नॉन एक्सियल वाले एज सेंटर से पास हो रहे हैं। नॉन एक्सियल वाले जो भी हैं वो एज के सेंटर से पास होंगे, इधर से, है ना, या फिर इधर से। अब हमें चार ही बॉन्ड बनाना है, तो चार बॉन्ड बनाने के लिए क्या करने पड़ेंगे? इस वाले लिगेंड ने अपना लोन पेयर कहाँ दिया होगा? इसके नॉन एक्सियल में। इस वाले लिगेंड ने कहाँ दिया होगा लोन पेयर? इसके नॉन एक्सियल में। इस वाले लिगेंड ने कहाँ लोन पेयर दिया होगा? इसके नॉन एक्सियल में। और ये वाला जो इधर से लिगेंड रखा है ना वो कहाँ दे रहा होगा? इसके नॉन एक्सियल। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाने के लिए अपन ने क्या किया है कि ये जो लिगेंड वाले लोकेशन थे ना इनको आपस में ज्वाइन करा दीजिए। देखो मैं इसको इससे ज्वाइन कर देता हूँ, इसको मैं इससे ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, देन इस लिगेंड को इससे ज्वाइन कर देंगे, इसको इस लिगेंड से ज्वाइन करना है, इनको इस लिगेंड से ज्वाइन करना है, और ये दोनों लिगेंड भी आपस में ज्वाइन होने चाहिए। तो आप बन के दिख रहा होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अरिजीत ये क्लियर है? हाँ सर। अब ये समझ में आया कि हमने कैसे ड्रॉ किया है? हाँ सर, समझ गया। ओके। अब इसमें अगर देखोगे ना, टेट्राहेड्रल का मतलब ये हो गया कि टेट्राहेड्रल में लिगेंड कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे अटैच हो रहा है, तो जो नॉन एक्सियल वाले प्लेन है ना वही उसी में इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा बेटर तरीके से हो रहा है। तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में जो नॉन एक्सियल एक्सेस होते हैं ना, जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं उनका एनर्जी थोड़ा ज्यादा होगा, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा है, जो एक्सियल ऑर्बिटल है उनका एनर्जी थोड़ा कम दिख रहा होगा। कोई कंफ्यूजन? हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है? एक बार रिपीट कंफर्म कर देंगे करिए। एक बार, लास्ट में दो इसमें बोले। लिगेंड कहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहा भाई? नॉन एक्सियल में दे रहा था ना, तो रिपल्सन ज्यादा कहाँ हाँ, लगेगा? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल में नॉन या एक्सेल, एक्सियल में? नॉन एक्सेल पे। नॉन एक्सियल में। तो जो नहीं। स्प्लिटिंग होगा जस्ट अपोजिट हो गया टेट्रा ऑक्टाहेड्रल के। ऑक्टाहेड्रल में ईजी ऊपर रहता था, T2G नीचे। इसमें क्या बोलेंगे? T2G ऊपर रहेगा, ईजी नीचे रहेगा। क्लियर है? हाँ सर। इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करते करते कुछ अगर डाउट है ना तो आप मेरे से पूछ लेना। तो कॉपी कर लीजिए, कॉपी करते करते अगर कुछ डाउट आता है तो आप मेरे से पूछिए। स्क्वायर प्लेनर में भी जी ऊपर और टी टू जी नीचे? स्क्वायर प्लेन में चार अलग अलग पार्ट में स्प्लिटिंग था ना भाई। हाँ सर। T2G और EG तभी बोलेंगे जब तीन रहे ऊपर रहे, दो नीचे रहे। उसमें हम क्या बोलेंगे? अरेंजमेंट अलग अलग हो जाता है। DZ² नीचे, उसको आप उसी तरीके से याद रखिए। ठीक है, अब आपको
क्लियर है ये पॉइंट? हाँ सर। ओके, कॉपी करिए इसको। मैं इस वाले स्ट्रक्चर को हटा दूंगा अगर आपने ड्रॉ कर लिया हो तो। अरिजीत, ये वाले स्ट्रक्चर को गायब कर दो। हाँ सर। इससे अब समझ में आ गया ना ये जो पहले से बना हुआ था? हाँ सर, समझ गए। ओके। और ये अगर कॉपी हो जाए तो एक बार कंफर्म करेंगे स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल पे बेस्ड। फिर हो गया। ओके, दिमाग को ये कॉपी हो गया ना? सर थोड़ा सा बाकी है। ओके, हो जाए तो बता देना। कॉपी हो गया? हाँ सर। फिर हो गया। चलिए देन, अब इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें ना, तो जो बैरी सेंटर था ना, बैरी सेंटर में अगर आप देखोगे तो ये जो वैल्यू है ना, इनका कुछ एक पर्टिकुलर रेंज रहता है कि अगर मैं टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग करूं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने फिल हो सकते हैं? 6। यहाँ पे कितने फिल हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। अब ये जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी पे ये 0 आना चाहिए वैल्यू, तो जो नीचे रहेगा उसको बोलते हैं निगेटिव में, है ना? तो माइनस का 0.6 इंटू 4 करेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो माइनस का 2.4 आएगा। ऊपर में प्लस का 4 होगा, है ना? प्लस का 0.4, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। तो ये जो वैल्यू रहता है हमेशा, जहाँ पे 3 वाले ऑर्बिटल दिखेंगे ना, वहां पे प्लस का 0.4 इंटू डेल्टा टी होगा अगर टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग करा रहे हैं, और ये माइनस का 0.6 इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। सेम यही लॉजिक अगर ऑक्टाहेड्रल के लिए अगर मैं डिसाइड करूं, तो ऑक्टाहेड्रल में ऊपर ये ऐसा रहता था और नीचे T2G रहता था। तो नीचे वाले में माइनस का 0.4 इंटू डेल्टा ओ, ऊपर में प्लस का 0.6 इंटू डेल्टा ओ। 6 इंटू 4 प्लस का 2.4, 4 इंटू 6 माइनस का 2.4। तो बैरी सेंटर पे ना ऑलवेज एनर्जी का वैल्यू हमें क्या लाना है? 0 लाना है।
तो टेट्राहेड्रल में मैंने ये वैल्यू भी लिख दिया है कि स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जो कैसे निकालेंगे अपन आगे चल के, वो बैरी सेंटर के रेफरेंस में जो डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग टू अपन डिसाइड करते हैं। ऑक्टाहेड्रल के केस में ये वाला वैल्यू प्लस का 0.6 होता है, ये वैल्यू माइनस का 0.4 होता है। टेट्राहेड्रल में ये ऊपर चला गया तो ऊपर माइनस का 0.4 होगा, नीचे प्लस का 0.6 होगा। कोई कंफ्यूजन है इस पॉइंट में? किन्हीं का कोई कंफ्यूजन? अरिजीत? तो नहीं है। नहीं है, नोट डाउन कर भाई फिर। सर डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग भाई। डेल्टा ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। डेल्टा ये एस पी का एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मतलब है। क्या क्या? ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। हाँ, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। तो नोट का पॉइंट नंबर 2, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि अगर कहीं पे ये कंपेयर करवा लेना कि किसके स्प्लिटिंग का वैल्यू सबसे हाइयर होता है, तो स्क्वायर प्लेन में टोटल 4 पार्ट में स्प्लिटिंग हो रहा था ना, तो इसका वैल्यू जो गैप होगा वो सबसे ज्यादा होगा। इन तीनों स्प्लिटिंग में स्क्वायर प्लेन का स्प्लिटिंग सबसे हाइयर होता है, आफ्टर दैट ऑक्टाहेड्रल, एंड आफ्टर दैट टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होगा। अगर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में रिलेशन आपसे पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 टाइम ऑफ डेल्टा ओ, एंड डेल्टा एस पी जो होता है वो 1.3 टाइम ऑफ डेल्टा ओ के इक्वल होता है। इन दोनों नोट के पॉइंट को लिख लीजिएगा एक बार। तो लिख लिए तो नीचे वाला दिखा दीजिए। ओके, इस पॉइंट में कुछ कंफ्यूजन है आप लोगों का? नहीं है ना? नहीं है। चलिए, देन नेक्स्ट फंडा है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर, जिससे अपने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए कुछ पॉइंट एक्सप्लेन कर लिया था ना कि भाई कब किस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होना चाहिए, तो सेम वही लॉजिक अगर लेके चलते हैं कि कोई भी मेटल कैटायन रहे या एटम रहे और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्ट्रॉन्ग फील्ड रहा, तो ऑलवेज स्प्लिटिंग विल बी स्क्वायर प्लेनर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में वीक फील्ड लिगेंड रहा ना, तो ऑलवेज स्प्लिटिंग विल बी टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। ओके, अब ये जो लॉजिक है ना कि स्ट्रॉन्ग और वीक वाला फंडा कहाँ पे यूज करते हैं? एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट मेटल कैटायन एंड एटम। मतलब जो 3D के एलिमेंट रहते हैं ना, 3D के एलिमेंट के लिए हम ये लॉजिक यूज करेंगे कि फॉर 3D सीरीज, अगर कहीं पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहा, तो इररेस्पेक्टिव कुछ भी हमें कंपेयर कैलकुलेट भी नहीं करना है, ऑलवेज आंसर हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन विल बी DsP2, है ना, स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग होगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड रहा और 3D के एलिमेंट है, तो ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। कोई कंफ्यूजन? अब इस लॉजिक में ना हम D10 कॉन्फ़िगरेशन को एक्सक्लूड कर देते हैं, है ना। D10 कॉन्फ़िगरेशन को हम एक्सक्लूड कर देंगे फॉर सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज मेटल के टाइम। ये जो लॉजिक मैंने सिखाया है इसमें ओनली D10 कॉन्फ़िगरेशन को हम एक्सक्लूड करते हैं, वो भी किस कंडीशन में? सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट अगर रहे तो। अगर फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट 3D के मेंबर रहे तो ये ऑलवेज एप्लीकेबल होगा। ये पॉइंट क्लियर है?
ये पॉइंट क्लियर है? अब ऐसा क्यों होता है, एग्जाम्पल लेके भी डिसाइड करेंगे अपन, ठीक है? ऊपर नीचे दो एरो दिए, तो वो दो एरो दोनों अलग अलग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। और दोनों सेम ही है, जगह थोड़ा कम मिला था ना, इसलिए मैंने वो लिख दिया है ना। हेलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ऑलवेज होता है भाई, उसमें कोई भी कहीं पे भी एक्सेप्शन नहीं दिखेगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड रहे ना, तो उस केस में थोड़ा सा हमें बस एक लॉजिक लेके चलना पड़ता है ना, कि D10 कॉन्फ़िगरेशन को एक्सक्लूड कर देंगे अपन। ठीक है हाँ भाई? समझ गए, हाँ समझ गए। ओके। सर वो सर्कल में लिखा है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। भाई मैंने ये बताया कि coordination number is 4 ना, then in presence of strong field ligand always hybridization will be square planar, है ना, स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग होगा। और वीक फील्ड रहा तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होता है। अब ये लॉजिक कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा? ये दोनों वाला लॉजिक। तो ये D10 कॉन्फ़िगरेशन और सेकेंड ट्रांजिशन एंड थर्ड ट्रांजिशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। बाकी ये सब के लिए एप्लीकेबल। किसके लिए एप्लीकेबल है? अब इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, दैट मींस किसके लिए एप्लीकेबल होगा? फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए हर जगह एप्लीकेबल है। क्लियर? हाँ सर। सरजीत, ये नोट का थर्ड पॉइंट हो गया। लिख रहे हैं। ओके। हाँ सर हो गया। ओके। देन पॉइंट नंबर 4, इन स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग ना, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तो इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ऑलवेज पेयरिंग का लॉजिक यूज करना है ना। और अगर वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो जो फंडा अपन ने देखा था ना, उसी के अकॉर्डिंग टू पहले 1-1-1 करेंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा। ठीक है? कोई कंफ्यूजन है? So for weak field ligand, delta T is less than pairing energy, and for strong field ligand, strong field में हमेशा स्क्वायर प्लेनर होता है, तो डेल्टा एसपी जो है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी विल बी हायर देन पेयरिंग, है ना। तो इसमें पहले पेयरिंग कराते हैं, और वीक फील्ड रहा तो पहले हम क्या करेंगे, पहले फिल कराएंगे, उसके बाद पेयरिंग होगा। सेम लॉजिक जो अपन ऑक्टाहेड्रल में यूज कर रहे थे। क्लियर? इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है? तो नहीं है कंफ्यूजन। कॉपी कर लीजिएगा देन। सर हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें देन। चलिए देन नेक्स्ट पॉइंट पे मैं मूव करता हूँ, अगर कॉपी हो गया हो देन। ऑनलाइन बच्चे आपने कॉपी कर लिया ना? ऑनलाइन बच्चे आपने कॉपी कर लिया ना? भाई कुछ तो बोल हाँ या ना।
यस सर। चलिए, अब इसमें भी हम हाई स्पिन एंड लो स्पिन की अगर बात करेंगे तो दोनों ही मैं एडजेसेंट बना देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्क्वायर प्लेनर में अपन ने ऐसा देखा है 2 1 1 1 का कॉम्बिनेशन था, और टेट्राहेड्रल में 3 और 2 का कॉम्बिनेशन था। तो D1 रखोगे तो दोनों में सेम है, D2 रखोगे दोनों में सेम है ना। D3 यहाँ पे जाएगा, D3 यहाँ पे जाएगा। तो D1 और D2 में हम क्या बोलते हैं, नो हाई नो लो कॉम्प्लेक्स, है ना। बट अगर D3 की बात करें तो D3 में वीक वाले में क्या होगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होता था। तो D3 D4 D5, है ना। D3 D4 D5 की अगर बात करेंगे तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइयर है विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मैं दोनों ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, देखना। इन स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग ना, हमने जो स्प्लिट किया है ऑर्बिटल को कुछ इस तरीके से किया है, 2 1 1 1 का कॉम्बिनेशन था। एंड फॉर टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग की अगर बात करें तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में कुछ ऐसा हो रहा था, 2 यहाँ पे थे और 3 ऊपर कहीं पे बना रहे थे। अब इन दोनों में मैं इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूँ, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हुआ, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हुआ, दूसरा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। 1 और 2 में कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, स्ट्रांग रहे या फिर वीक रहे, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, D1 और D2 जो है ना वो नो हाई नो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। बट थर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें, थर्ड इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे फिल करोगे, इसमें थर्ड यहाँ होगा। तो D3 में इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें एक। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले को हम क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और वीक फील्ड वाले को क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। D4 स्ट्रॉन्ग वाला लो होगा, वीक वाला हाई होगा। D5 स्ट्रॉन्ग वाला लो होगा, वीक वाला हाई होगा। D6 स्ट्रॉन्ग वाला लो होगा, वीक वाला हाई होगा। D7 स्ट्रॉन्ग वाला लो होगा, वीक वाला हाई होगा, है ना। D8 स्ट्रॉन्ग वाला लो होगा, वीक वाला हाई होगा, है ना। D9 की अगर बात करेंगे तो D9 में ना दोनों में सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम नो हाई नो लो का फंडा यूज करेंगे। D10 दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, तो नो लो नो हाई होता है ना। तो ऑक्टाहेड्रल में अपन D4 टू D7 में ये बोलते थे कि इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड हाई स्पिन होता है, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लो स्पिन होता है। अगर हमें ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल को कंपेयर करना है कहीं पे, तो D3 टू D8 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है देन कॉम्प्लेक्स विल बी ऑफ लो स्पिन, एंड अगर वीक फील्ड लिगेंड अगर प्रेजेंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये लॉजिक समझ में आया सबको, ये लॉजिक सबको समझ में आया, एक बार सर कंफर्म। सर ये आप दोनों एक साथ कंबाइन कर दिए ना। हाँ, दोनों एक साथ कंबाइन करके लिख दिया मैंने, चाहे वीक रहे या स्ट्रांग रहे। मैंने साइड में रीजन भी लिख दिया कि D3 से हाँ D8 में अगर SFL रहा तो लो स्पिन होगा, WFL रहा तो हाई स्पिन होगा। D1 और D2 और D9 और D10 में कैसा भी लिगेंड रहे, नो हाई नो लो बोलेंगे। क्लियर है, कोई हाँ कंफ्यूजन? सर, क्लियर है क्लियर है। ओके, नोट डाउन करिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्क्वायर प्लेनर में देख रहे हैं। क्या क्या फिर से बोलिए। हाँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर ही रहेगा, ठीक है। ठीक है सर।
तो लिख लिए। ओके, अब जैसे मानो कि हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है NiCN4, है ना। अब मेरे से इससे पूछो कि भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आपको क्या देखना है, निकेल कहाँ का मेंबर है, 3D का मेंबर है। 3D मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन रिच, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ऑलवेज बिना कैलकुलेट किए भी हम क्या बोल सकते हैं, DsP2 होगा। क्या होगा, DsP2 होगा। क्योंकि अगर 3D मेंबर रहे और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहता था, तो हमने लॉजिक क्या सीखा, स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग होता है, और स्क्वायर प्लेनर का मतलब है DsP2। अगर हम मेथड के थ्रू करें, तो साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, Ni+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Ni+2 इज 4s0 3d8, है ना। अब 3d8 में स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग टू हमें फिल करना है, तो ये दो 2 1 1 1 का कॉम्बिनेशन होता था। स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 अपन ने बना दिया। इसका एक डी खाली है, 4 लिगेंड है, एक डी लगेगा, एक एस लगेगा, 2 पी लगेगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन विल बी DsP2। कॉम्प्लेक्स का नेचर स्क्वायर प्लेनर, कैसा है, डाई या पैरा, बोलेंगे डाई मैग्नेटिक। म्यू का वैल्यू 0, है ना, क्योंकि एन का वैल्यू 0 है। ये इनर ऑर्बिटल, डी पहले लिखा हुआ तो इनर होगा। लो या हाई है, D8 में हमने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग फील्ड रहे तो इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन है, और इन बच्चे कोई कंफ्यूजन है आप लोगों का, अरिजीत नहीं है कुछ कंफ्यूजन है भाई, अरिजीत कुछ कंफ्यूजन है भाई। सर, नहीं है। तो सेकेंड क्वेश्चन ये नोट डाउन कर और सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर। हाँ सर। सर सेकंड वाला SP3। सेकेंड वाला SP3, अब ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना कैलकुलेट किए हुए भी। फर्स्ट ट्रांजिशन एल सीरीज का मेंबर है और वीक फील्ड लिगेंड है ना, तो बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट भी बोल सकते हैं ये ऑलवेज SP3 होगा। अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तब भी वो SP3 ही रहेगा, है ना। करिए, आप ट्राई करिए, एक बार कैलकुलेशन के थ्रू भी करिए और एक बार बिना शॉर्टकट जो अपने सीखा ना उसके हेल्प से भी कर सकते हैं। सर स्क्वायर प्लेनर में DsP2 होता है और टेट्राहेड्रल में sp3 होता है। SP3 होता है, हाँ भाई, सही बोल रहे हो। सेकेंड वाला आंसर आ गया, आप लोगों ने फिल करके निकाल लेना है भाई। जैसे अपन कर रहे थे, वीक फील्ड लिगेंड है तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होगा, और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आ रहा है SP3। क्या बोलेंगे भाई, ये SP3 है, टेट्राहेड्रल है, पैरामैग्नेटिक होगा, म्यू का वैल्यू 2.87 है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, नो इनर नो आउटर। क्यों, क्योंकि D8 में नो इनर और नो आउटर की बात अपन करते थे। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, एक बार कंफर्म करिएगा। ऑनलाइन बच्चे, इसमें कोई कंफ्यूजन है आप लोगों का? सर, नहीं है। ओके,
ये कॉपी हो जाए ना तो एक बार कंफर्म करिएगा आप लोग। हो गया कॉपी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है CuCl4, है ना। अब अगर मान लो कि मेरे को डायरेक्ट इसके आंसर कैलकुलेशन करके नहीं लिखना है, अगर क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन पूछा है तो मैं क्या देखूंगा, इसको Cu+2 दिखा है ना। क्लोरीन कैसा था, वीक फील्ड लिगेंड। अब इस पे चार्ज क्या दिख रहा है अपने को, +2, +2 में ये D9 है ना। तो D9 और वीक फील्ड लिगेंड, डायरेक्ट आंसर क्या बोलेंगे, sp3 होगा। डायरेक्ट आंसर क्या बोलेंगे, sp3 होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है। नहीं है। इस पार्ट को भी कॉपी करिए। sp3 टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक, म्यू का वैल्यू 1.73, नो आउटर नो इनर क्योंकि D9 है, नो हाई नो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इस पार्ट को कॉपी करिए आप लोग, इस पार्ट को कॉपी करिए। ये पहला वाला पार्ट कॉपी हो गया ना, पहला वाला पार्ट कॉपी हो गया ना। सर, और दूसरा वाला ये ऐसे कैसे हो रहा है, CuNH? सब बता रहा, टेंशन नहीं लेना। अब CuNS3 के होल 4 में +2 अगर करोगे तो कॉपर पे चार्ज क्या दिख रहा है, +2। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, जेई में बहुत बार पूछा गया है कि स्विट्जर सॉल्ट जो होता है ना, स्विट्जर सॉल्ट में कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है ना। तो हमने स्विट्जर सॉल्ट के लिए, इसका स्विट्जर सॉल्ट का कलर जो होता है वो डीप ब्लू कलर है। NH3 इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग होगा। अब कॉपर पे +2 अगर चार्ज है तो अभी भी कॉन्फ़िगरेशन 3D9 ही है ना। अब +9 में हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब लॉजिक ये था कि इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है DsP2। ये 3D का मेंबर है, देखा भाई। अरिजीत, अरिजीत, सर हाँ सर। ये 3D का मेंबर है ना, तो क्या बनेगा भाई, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन रहना चाहिए। बट DsP2 तभी पॉसिबल होगा जब हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जंप कराएंगे। अब जंप कराने के पीछे एक लॉजिक अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस के लिए 3 कंडीशन था, क्या क्या। लिगेंड कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड, पहले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कॉम्प्लेक्स का नेचर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए, डी पहले आएगा, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या कराएंगे, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफेरेंस में करवा देंगे, आगे की तरफ लेके जाएंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन? अरिजीत, कुछ कंफ्यूजन है? नहीं है। नहीं। तो यहाँ पे ट्रांसफेरेंस का लॉजिक लगा है ना, चार्ज इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो ड्यू टू ट्रांसफेरेंस हाइब्रिडाइजेशन विल बी DsP2, ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर प्लेनर, मैग्नेटिक मोमेंट इज 1.73 एंड मैग्नेटिक बिहेवियर इज पैरामैग्नेटिक, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना। अगर लो और हाई की बात करें तो D9 में नो लो नो हाई बनता है, नो लो और नो हाई बोल देंगे अपन।
ठीक है, अब ये लॉजिक भी हमें याद रखना है अगर ट्राई करोगे कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स का सेंट्रल मेटल अगर कॉपर +2 दिखा हुआ है और 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहे ना, तो ऑलवेज हम क्या बोलते हैं इस केस में, ट्रांसफेरेंस होता है। इफ सेंट्रल एटम इज U plus and there will be 4 strong field ligand, then always transference phenomena occurs. कोई कंफ्यूजन? अरिजीत यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है भाई? नहीं है। नहीं है। चलिए देन इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। K3CuCN4, K3CuCN4 एक बार ट्राई करिए, आंसर क्या होगा? sp3 sp3, ओके, हाँ सर, sp3। sp3, सो K3CuCN4 में sp3 होगा, टेट्राहेड्रल है, डायामैग्नेटिक, नो हाई नो लो, नो आउटर नो इनर। कॉपी करिए। सबको लॉजिक समझ में आ रहा है ना कि जो मैंने एक्सप्लेन किया है? अरिजीत क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना भाई? हाँ सर, हो रहा है। ये सारे क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में दिख जाएंगे, है ना, लास्ट 5 इयर्स में, है ना, उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे उठा के रखा गया है। तो इसके बाद ना जब ये चैप्टर कंप्लीट होना, आप पीवाईक्यू जस्ट सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, लास्ट 6 to 7 इयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिएगा। 3 क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया जेई मेंस के लिए, है ना। अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लिया ना कंप्लीट, तो आपके 3 क्वेश्चन जेई मेंस के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको 22 के रिगार्डिंग ही कुछ सोचना पड़ेगा। चलिए इसको कॉपी करना है। हाँ सर, हो गया कॉपी। ओके, तो मैंने नीचे इसमें एक पॉइंट भी लिखा है कि मेटल कैटाइन और एटम हैज D10 कॉन्फ़िगरेशन इन कॉम्प्लेक्स, देन इट इज ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइज्ड विद टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लिगेंड। अगर कहीं पे D10 आए ना, तो भाई D10 में तो ये खाली ही नहीं भाई, चाहे स्ट्रांग रहे चाहे वीक रहे। अगर डी खाली ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, तो ऑलवेज sp3 हो जाएगा। तो नोट के इस पॉइंट को भी लिखना है, कॉपी करिएगा, है ना, कि अगर कहीं पे D10 कॉन्फ़िगरेशन बचता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लिगेंड, ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। कोई कंफ्यूजन? सर लिख लिए। ओके, देवार को ये कॉपी हो गया ना? नहीं सर, एक लाइन बाकी है। ओके, ओके, हो जाए तो बता देना भाई। हो गया।
ओके ओके देन ये क्वेश्चन मीन्स 25 का है, मतलब ये का आंसर क्या होगा, है ना। लिस्ट मैच टाइप था, मैंने इसके ऑप्शन को गायब कर दिया है। 4 कॉम्प्लेक्स गिवन है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करिए। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, ट्राई करिए क्या होगा। आंसर सर ऑप्शन दे दीजिए ना। ऑप्शन नहीं, आप खुद से ट्राई तो करो एक बार। सर बोल रहे, रुकिए। हम्म। सर 3A 2B। 3A 2B। सर बोलिए। 1C 2B 1 2B 3A 4D। 40। ओके 1C 2B CA है ना, और D को, यही था ना। 1C 2B 3A 4D। कोई कंफ्यूजन? सर यही था। ओके सर अभी लिख रहे हैं, ठीक है। ओके ओके लिख लीजिए आप। हाँ सर हो गया। ओके चलिए देन नेक्स्ट हेडिंग लिखना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। सही में पिछला पेज लिखा है, आंसर लिखना भूल गया। ओके हो गया सर।
चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। CFSE का फुल फॉर्म क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या स्प्लिटिंग एनर्जी, कुछ भी बोल सकते हो। ये नोट डाउन कर लिए कि देर आर 4 फैक्टर्स विच अफेक्ट CFSE: नेचर ऑफ लिगेंड, चार्ज ऑन कैटायन, जेड इफेक्टिव एंड नंबर ऑफ लिगेंड। जो जेड इफेक्टिव है ना, वो टाइप ऑफ मेटल पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ लिगेंड मतलब कहीं स्ट्रॉन्ग फील्ड हो सकता है, कहीं पे वीक फील्ड हो सकता है। चार्ज, जिसपे हाइयर चार्ज लोअर चार्ज मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। और नंबर ऑफ लिगेंड, कहीं नंबर हाइयर है, कहीं नंबर कम रहेंगे, है ना। तो आपने ये पॉइंट कॉपी कर लिया ना सबने? ये पॉइंट सबने कॉपी कर लिया ना? एक बार कंफर्म करिएगा। हाँ सर। ओके, अब वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जब भी अपन इन चारों फैक्टर में किसी एक फैक्टर का इफेक्ट देखेंगे ना, तो बाकी 3 फैक्टर वहां पे सेम दिखने चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ लिगेंड में कि व्हेन चार्ज ऑन कैटायन जेड इफेक्टिव एंड नंबर ऑफ लिगेंड्स आर सेम ना, देन स्टेबिलिटी डिसाइडेड बाय नेचर ऑफ लिगेंड, है ना। इसका मीनिंग ये हुआ कि एज नेचर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी विल इंक्रीजेस। कोई कंफ्यूजन? इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है आपका? हेलो? सर फिर से बता दीजिए। भाई 4 फैक्टर थे ना, तो 4 फैक्टर में ना हमें क्या करना है, किसी एक फैक्टर, एक 3 फैक्टर अगर सेम रहा, तो चौथा फैक्टर के अकॉर्डिंग टू ही हम क्रिस्टल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। अब क्रिस्टल हाँ में सर। ना लिगेंड लिगेंड कहाँ से आता था? एक्सियल ऑर्बिटल के अलोंग। तो जो बेटर लिगेंड रहेगा ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, उस केस में स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा स्प्लिटिंग, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होता था कंपाउंड का। क्लियर है अरिजीत? लास्ट क्लास में मैंने सर बताया था ना क्लियर है। कि डेल्टा हाँ हाँ। डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना? याद है ना? तो जहां पे हाँ सर लिगेंड याद है। जितना बेटर डोनर रहेगा ना, उस केस में रिपल्सन उतना बेटर होगा। जितना ज्यादा रिपल्सन है, उतने गैप ज्यादा दिखेंगे, स्प्लिटिंग एनर्जी का गैप उतना हाइयर रहेगा। जितना गैप हाइयर रहेगा, हम क्या बोलेंगे भाई, कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल है। कोई कंफ्यूजन? सर नहीं है कंफ्यूजन। नहीं। कॉपी कर लीजिए देन इसको। अब जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल लिया अपन ने, तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या करनी है, 3 वैल्यू जो थे। चार्ज ऑन कैटायन सेम, तो इस पे भी प्लस का 3, इस पे भी प्लस का 3, इस पे प्लस का 3। पहला पॉइंट सेम है भाई, चार्ज सिमिलर दिख रहा होगा। जेड इफेक्टिव, नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है, ये भी आयरन, ये भी आयरन, ये भी आयरन, ये भी सेम हो गया, है ना। नंबर ऑफ लिगेंड, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है।
तो 3 फैक्टर अगर सेम दिखिएगा ना, तो हमें स्टेबिलिटी किसके अकॉर्डिंग टू डिसाइड करना है, नेचर ऑफ लिगेंड के अकॉर्डिंग टू। तो इन तीनों में ना हम कंपैरिजन करेंगे। जो 6 CFT BVT पढ़ाने से पहले मैंने 6-7 लिगेंड बताए थे ना आपको, स्ट्रॉन्ग फिल्ड लिगेंड, उनका ऑर्डर अगर याद हो आपको। तो CO सबसे पहले था, देन साइनाइड था। इन दोनों में कार्बन डोनर है, ये कार्बन डोनर, ये दोनों रहे नाइट्रोजन डोनर, है ना। तो कार्बन डोनर वाले का स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगा, साइनाइड सबसे पहले आ गया, देन NO2 था, एंड आफ्टर दैट NH3 था। अरिजीत भाई ये पॉइंट क्लियर है? अरिजीत, सर। हाँ ये पॉइंट क्लियर है ना भाई? हाँ सर। ओके, कॉपी करिए फिर। सर हो गया। हो गया। सेकेंड इफेक्ट है चार्ज और मेटल कैटायन का इफेक्ट देखना है। तो मेटल कैटायन का चार्ज हम कब कंसीडर करेंगे, जब नेचर ऑफ लिगेंड या डिफेक्टिव और नंबर ऑफ लिगेंड सेम हो जाए, है ना। देन इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डिसाइडेड बाय चार्ज ऑन मेटल कैटायन। एज चार्ज ऑन मेटल कैटायन इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी विल बी इंक्रीजेज, है ना। एज चार्ज ऑन मेटल कैटायन इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी विल बी इंक्रीजेस। तो जब मैंने आपको EN रूल पढ़ाया था ना, तो EN रूल में मैंने अपने एक पॉइंट मैंने बताया था आपको, है ना, कि भाई इसका EN तो 36 है, बट इसका EN 35, और फिर भी ये वाला ज्यादा स्टेबल होता था, है ना। तो मैंने बोला था कि लॉजिक इसका आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब वो टाइम आ गया कि लॉजिक एक्सप्लेन करने का। ये जहां पे कैटायन पे चार्ज हाइयर रहेगा ना, हम क्या बोलेंगे, लिगेंड बेटर तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू हाई है, गैप ज्यादा दिखेगा, और मोर इज द स्प्लिटिंग एनर्जी, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। क्लियर? पॉइंट नंबर 2 को कॉपी करिए। देन पॉइंट नंबर 2 को कॉपी करना है। सर रीजन क्या बोले? ये स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा रहेगा भाई। डेल्टा O हमेशा किस पे डिपेंड करता था, स्प्लिटिंग एनर्जी पे डिपेंड करता था ना। हाँ सर। जितना बेटर डोनेशन रहेगा, जितना ज्यादा गैप दिखेगा ना, अब आयरन +3 है और ये +2 है, किसमें ज्यादा डेफिशिएंसी दिख रहा है इलेक्ट्रॉन का, इसमें। तो ये हाँ सर। ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन लेगा इसके रिस्पेक्ट में, तो इसका स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो रहेगा वो थोड़ा ज्यादा बेटर दिखने वाला। क्लियर? हाँ सर। सर ये ना मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। हाँ, ये मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये हो गया कॉपी, एक बार कंफर्म सर करिएगा। ओके। तीसरा है जेड इफेक्टिव। अब जेड इफेक्टिव का लॉजिक हम कब यूज करेंगे, जब नेचर ऑफ लिगेंड सेम रहे, चार्ज ऑन मेटल कैटायन सेम रहे, और नंबर ऑफ लिगेंड सेम रहे। देन स्टेबिलिटी इज डिसाइडेड बाय जेड इफेक्टिव, है ना। एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेज। इसको कॉपी करिए, नेक्स्ट पेज पे हम एग्जांपल देखेंगे।
सर हो गया। तुम्हारे को ये हो गया कॉपी? सर एक नहीं सर। सर हो गया। जेट इफेक्टिव की अगर बात करें ना, तो अगर आपको याद हो, जिस समय अपन ने फ्रेजांस रूल की बात की थी, है ना, क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में, तो 3D 4D और 5D की अगर बात करेंगे ना, तो तीन टाइप के कैटाइन रहते थे। एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटाइन, एक स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटाइन, और एक नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटाइन, है ना। तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा ना, हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा। सिंपल सा फंडा, वो भी नहीं याद रखोगे तब भी आप आसानी से आंसर बता सकते हैं कि एज नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना। लॉजिक यही है कि 5D वाले के लिए ना, जो मैंने एक शॉर्टकट भी सिखाया है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, कि अगर 6s तक मेरे 5D सीरीज में अगर कहीं पे कॉन्फ़िगरेशन मेरे को लिखना है, तो 5D कब होगा, जब वैलेंशियल 6s दिखेंगे अपने को, है ना। तो 6s में 4f और 5D दोनों पुअर शिल्डिंग लगा रहा है, तो न्यूक्लियस डायरेक्टली क्या करेगा, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अगर 4D लिख रहे हैं तो 4D में 5s होगा, है ना। 4D में 5s दिखेगा अपने को, ठीक है। तो 4D और 5D में पुअर शिल्डिंग होता है, 4D और 5D में पुअर शिल्डिंग हो रहा है। तो ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ना, इनके न्यूक्लियस जो है ना, वो आउटर इलेक्ट्रॉन पे, या जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है ना, उसको अपने न्यूक्लियस की तरफ थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर सकता है। और जहां पे अट्रैक्शन का वैल्यू हाइयर रहेगा, रिपल्सन विल बी मोर। अगर रिपल्सन मोर है तो स्प्लिटिंग विल बी हाई, है ना। तो 3D 4D और 5D सीरीज के मेंबर में 5D का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, आफ्टर दैट 4D, एंड सबसे कम जेड इफेक्टिव किसका होगा, 3D सीरीज का। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? मैं एक बार कंफर्म करना, कुछ कंफ्यूजन है क्या? अरिजीत, सर देख रहे हैं अभी, रुके। देखिए एक बार, अगर कुछ कंफ्यूजन है ना, तो आप मेरे से पूछिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपका कंफ्यूजन है तो मेरे से फिर से पूछिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। सर फिर से कर दीजिए। ओके। जेड इफेक्टिव का मतलब था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यही था ना भाई। इफेक्टिव न्यूक्लियर हाँ चार्ज का मतलब होता है नेट अट्रैक्टिव फोर्स या नेट अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियस। नेट अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियस ऑन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज जेड इफेक्टिव। यही था भाई। हाँ हेलो। सर। तो जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा रहेंगे, हम क्या बोलेंगे भाई, उसी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। कोई दिक्कत? हाँ सर। किसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन हाइयर हैं, जिनका एटॉमिक नंबर हाई रहेगा, हम्म। है ना। तो 3D और 4D और 5D में ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका दिख रहा है, 5D का। हाँ सर, 5D का। तो 5D का जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? हाँ सर, समझ गया। सर आप फोर्थ वाले में बता दीजिए, बाद में लिख लेंगे। तो बाद में लिखोगे? तो मैंने लिख लिया ना, 2 ही पॉइंट है। आज यहीं तक करवाएंगे, इसके आगे पर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
ठीक है, ठीक है सर, लिख लेते हैं। हाँ लिख लो, ये हो जाएगा तो फिर बता देना मेरे को। हो गया कॉपी, नोट पहला लिख रहे वाला हैं। तो कॉपी हो गया। तो अपन ने जो लॉजिक सीखा था ना अभी कुछ देर पहले, वही फंडा भी यहाँ पे यूज आप कर सकते हो कि सर वो हाइब्रिडाइजेशन इज 6x4f वाला लॉजिक फिर से बता दीजिए। भाई 5D सीरीज कब होता है? 5D सीरीज के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? डी ब्लॉक का वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन n-1d और ns होता है ना भाई मेरे। हाँ सर। तो ये 5D कब होगा? जब 6 में आएगा। तो 6 का s भी होता है, 6 का p भी हो सकता है ना। और इसमें 4f रहेंगे। मैंने एक लॉजिक सिखाया था, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी। हाँ सर। तो वही वाले फंडे से हमने n=6 का कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अब ये एस एफ डी पी है तो 6s होगा, n-2f होता था, ये 6p हो जाएगा। वही लिखा है मैंने वैलेंशियल का। क्लियर? हाँ सर। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, ठीक है। हो गया। ओके, चलिए। देन नोट में ये पॉइंट लिखा मैंने कि जब भी अगर कहीं पे सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज रहे ना, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड, हाइब्रिडाइजेशन विल बी ऑलवेज DsP2, है ना, ड्यू टू हायर जेड इफेक्टिव। तो ये माइंड में एक आएगा कि भाई 4D और 5D में हमेशा DsP2 क्यों होता है, नेचर ऑफ लिगेंड पे क्यों डिपेंड नहीं करता। तो हम ये बोलते हैं जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो मेटल ने लिगेंड को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट किया होगा, ज्यादा अट्रैक्शन है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होना चाहिए। और सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कहाँ दिख रहा था? स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में, स्क्वायर प्लेनर में होता है। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन विल बी DsP2, मींस कंपाउंड विल स्प्लिट बाय DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। कोई कंफ्यूजन? किन्हीं बच्चे को कोई कंफ्यूजन है इसमें? अरिजीत ये लॉजिक समझ में आया? सर। नोट डाउन करो इस नोट के पॉइंट को। एंड आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट लिखना है नंबर ऑफ लिगेंड्स, है ना। तो अगर नेचर ऑफ लिगेंड सेम रहा, चार्ज ऑन कैटायन सेम रहा, जेड इफेक्टिव सेम रहा, देन हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स किसके थ्रू डिसाइड करते हैं? बाय नंबर ऑफ लिगेंड। जिसमें नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हाइयर रहेगा उसमें क्या बोलेंगे? स्टेबिलिटी ज्यादा आएगा कॉम्प्लेक्स का। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा, देन इस केस में स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग ज्यादा होता था। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो डेल्टा ओ का लॉजिक लगाते हैं, है ना। और इन तीनों में हमने अभी लास्ट टू लास्ट पेज में ना रिलेशन देखा था कि सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेनर का होता है, आफ्टर दैट ऑक्टाहेड्रल का, एंड सबसे कम स्प्लिटिंग किस केस में होता है? टेट्राहेड्रल के केस में होता है। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे?
हेलो, नहीं है। कॉपी करिए इसको, और इसी के बेसिस पे ये दो एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को भी कॉपी कर लेना। NiX4 और NiX6 ये चार है ना। निकिल कहाँ का मेंबर है भाई? रेडी का, है ना। हाँ सर, 3D। और 3D में हम ऑलवेज ये बोलते हैं SFL, तो डेल्टा SP होगा, ये ऑक्टाहेड्रल है ना। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लिगेंड हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग विल बी ग्रेटर, है ना। तो ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन? किसी का कोई कंफ्यूजन है? सर नहीं है। नहीं। अगर Y जो वीक फील्ड लिगेंड और NiY4 और NiY6 है, इसमें ऑक्टाहेड्रल होगा, इसमें टेट्राहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में हायर वैल्यू किसका था? ऑक्टाहेड्रल का। तो हम इस लॉजिक के अकॉर्डिंग टू इन दोनों क्वेश्चन में स्टेबिलिटी को कंपेयर किए। नोट डाउन करिए। हाँ सर, हो गया। हो गया, चलिए। देन कैलकुलेशन ऑफ CFSE की बात करते हैं, है ना। कि अगर कहीं पे किसी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर कहीं पे कैलकुलेट करना रहे ना, तो CFSE का फॉर्मूला क्या होता है? अब ये जो है ना, ये भाई होता है स्टेबलाइजेशन एनर्जी, है ना। अगर कहीं पे मैं M और P को भी ऐड कर दूं ना, तो इसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अगर ये वाले पार्ट को मैं हटा दूं, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? स्प्लिटिंग एनर्जी। मेरा वॉइस क्लियर है अरिजीत? सर हाँ। CFSE में स्प्लिटिंग और स्टेबलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? अगर स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करें तो सिर्फ हम इस वैल्यू को कंसीडर करते हैं, है ना। अगर स्टेबलाइजेशन बोल दो ना, तो यहाँ पे M इंटू पी को भी कंसीडर करते हैं। M क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। P क्या होगा? पेयरिंग एनर्जी। तो सपोज अगर मान लीजिए कहीं पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग अपन ने करवाया है, ये वैल्यू क्या होता है? माइनस का 0.4 डेल्टा O। जहाँ पे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पे ये मैग्नीट्यूड लेस होगा। जहाँ पे लेस नंबर नंबर ऑफ ऑफ पेयर्स इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या क्या फिर से बोलिए? आप इधर पे M लिखे हैं, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी पेयरिंग रहेगा, है ना, वो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। आप और पी बोलने के जो टाइम है अनपेड बोल दिए थे। नहीं नहीं, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है भाई मेरे। तो ये वैल्यू लिखना है कैलकुलेशन ऑफ CFSE। नेक्स्ट पेज पे हम कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं। नेक्स्ट पेज पे हम इसके कुछ एग्जांपल करने वाले हैं अभी। सर स्टेबलाइजेशन एनर्जी वो M इंटू पी है। हाँ, नहीं, टोटल। अगर M इंटू पी को भी इंक्लूड करोगे तो CFSE स्टैंड्स फॉर स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अगर M इंटू पी को कंसीडर नहीं करोगे तो इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है क्लियर? सर। भाई क्लियर है? हाँ सर। ओके, नोट डाउन करिए देन। ये कॉपी हो गया, ये कॉपी हो गया। एक दो पॉइंट और मेरे को बस एक्सप्लेन करने हैं, एक दो क्वेश्चन इस पे करा दो, फिर खत्म हो जाएगा। हो गया। ओके, देन सपोज अगर मान लो कि ये मेरे पास कंपाउंड है COF6-3, है ना। इसमें अगर मेरे को CFSE का वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो COF6-3 में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4s0 3d6।
क्लोरीन इज वीक फील्ड लिगेंड, फिलिंग कैसे होगा 1 2 3 4 5 6 एक पेयरिंग वाले हैं, है ना। तो CFSE के लिए वैल्यू क्या होता था, ये माइनस का 0.4 इंटू डेल्टा ओ, है ना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मेरे को यहाँ पे पुट करने पड़ेंगे। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो इंटू 4 हो गया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है तो इंटू 2 हो गया, प्लस में m इंटू पी लिखना है। तो m क्या था, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, और p का वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं है पेयरिंग एनर्जी। अगर क्वेश्चन में p का भी वैल्यू दिया रहेगा तो आप इस p का डेटा भी लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू अपन ने निकाला ना, इसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। कोई कंफ्यूजन? अरिजीत, इसमें कुछ कंफ्यूजन है भाई? नहीं है। सेकेंड वाला क्वेश्चन एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ये आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं, है ना। इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में चिलेशन और कलर्ड वाला लॉजिक सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स में कलर्ड कंपाउंड को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अरिजीत, ये कॉपी हो गया? हाँ सर, हो गया। दोबारा को ये हो गया कॉपी भाई? हाँ सर। ओके, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। कहाँ गया यार, एक सेकेंड मतलब। बाय सर। ओके ओके, बाय बाय, मैं मीटिंग को एंड करता हूँ।